वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, एयर कमोडोर एस बहल, एम्बेसडर दीपक वोरा, मेजर जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने खूब पाकिस्तान की बात की। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि हम तो पैसा देकर के पहले भी जंगें लड़ चुके हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये भी कहा कि अब हम हाइब्रिड मॉडल में चलते हैं। ये डेमोक्रेसी हमारे काम की नहीं है। सेना की सुनो और अपने प्रधानमंत्री को जिंदा रखो, उसको बनाए रहो। ये सारी बातें उन्होंने एडमिट कर ली। अब ईरान और इजराइल की लड़ाई का एक अपडेट आपको दे दें। इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। और अब ईरान ये कह रहा है कि हम सीजफायर अब नहीं चाहते। उल्टी बात। लग रहा था कि ईरान जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए जंग रुकवाना चाहता है। वो कह रहे हैं अब जंग नहीं रुकनी चाहिए। ये उनके एक सीनियर जनरल ने बात कही है। ईरान इजराइल की जंग अब 9वें दिन पहुंच चुकी है और दोनों देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से प्रहार कर रहे हैं। अब इस बीच ईरान के एक जनरल का एक बड़ा बयान आया। ये IRGC के सीनियर जनरल मोहसिन रिजाई हैं। इन्होंने कहा कि ईरान के लिए अब युद्ध विराम घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इजराइल कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल को सीजफायर का मौका मिलेगा तो वो दोबारा पूरी ताकत से आएगा और फिर एक बार मजबूती से हम पर हमला करेगा। तो इसलिए अब जंग न रुके। ये ईरान का ये कहना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम युद्ध को लंबा ले जा सकते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि लड़ाई लंबी चले। और फिर उन्होंने ये ईरान तब कह रहा है जब इनके 20 से ज्यादा आर्मी, IRGC, कुद्स फोर्स, एयरफोर्स, इनके कमांडर्स मारे जा चुके हैं, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। तब वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त लड़ाई रुकना नहीं चाहते। इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उनके वहां पर बम गिराए जा रहे हैं। ईरान भी इसका जवाब दे रहा है। ईरान की सेना के इन्हीं जनरल मोहसिन रिजाई ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमें तो मार्च में युद्ध के आसार नजर आने लगे थे, इसलिए हमने वक्त रहते अपना सारा हथियार, साजो सामान और न्यूक्लियर तैयारियां, इन सबको किसी और ठिकाने पर सेफली शिफ्ट कर दिया था। इसलिए इजराइल के हमलों के बाद भी हमारा एटमी प्रोग्राम पूरी तरीके से महफूज है। बड़ी बात कह रहे हैं इन्होंने नतांज पर, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया इजराइल ने। नतांज में तो कुछ है ही नहीं, वहां कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ही नहीं, हमने उसको सब पहले शिफ्ट कर लिया। और ये कहते हैं हम बम बनाएंगे, तो बम बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब हमारे पास है। यही नहीं कह रहे कि हम बना लेंगे। इन्होंने कहा हमारा सारा न्यूक्लियर सामान जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो यही सवाल है और इसीलिए अमेरिका की जरूरत है इजराइल को। हो सकता है ये व्यक्ति पूरा सच ना बोल रहे हो या झूठी बोल रहे हो, लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं इसकी परख तो तभी होगी ना जब इनके सारे न्यूक्लियर जो भी एसेट्स हैं उनकी सच्चाई खुलकर सामने आएगी। वो तभी हो सकता है जब ईरान हथियार डाल दे। लेकिन ये उल्टी बात कह रहे हैं कि हम हथियार डालने की बजाय हम तो चाहते हैं लड़ाई लंबी चले। और इन्होंने ये भी कहा कि मार्च में हमें इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए हमने सब कुछ शिफ्ट भी कर दिया। और हमारी मिसाइल ताकत, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है इनके पास, हमने अपनी मिसाइल ताकत को 5-6 गुना बढ़ा लिया था इस बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। अगर आप इनका ध्यान से सुने, मार्च का जो पीरियड था उस समय इजराइल पूरी कोशिश कर रहा था प्रेशर बनाने की अमेरिका के ऊपर कि हमको अब अटैक करना चाहिए इनके न्यूक्लियर साइट्स पे। तो अमेरिका ने ही रोक के रखा था क्योंकि उनकी चल रही थी न्यूक्लियर डील की डिस्कशंस और अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहता है कि वो दिखे कि उसने सारे युद्ध रोके। तो दूसरी चीज आती है बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी देखिए इनकी आवाज को देखिए, काम थी इनकी आवाज। वो नहीं है जैसे कि अगर ट्रंप बोलते हैं या जैसे कि नेतन्याहू बोलते हैं मार देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, घुस के खत्म कर देंगे खोमैनी को। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है इनकी। इनकी लैंग्वेज है कि हम इस लड़ाई को लंबी खींचेंगे। और इसमें मुझे वो वर्ड याद आते हैं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इन्होंने शुरू से युद्ध से मार्च से ही स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई। इन्होंने बड़े बड़े चीजों के वो नहीं किए हैं कि ये आउटकम हो जाएगा, वो आउटकम हो जाएगा। इन्होंने बहुत क्लियरली एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। लेकिन ये सच है या ब्लफ है? ब्लफ भी तो हो सकता है। जो देखिए इसमें कुछ सच जरूर है, कुछ में हो सकता है कि डैमेज हुआ हो, नतांज के ऊपर का एरिया को डैमेज हुआ है, लेकिन फोर्दो में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, अब ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर देखिए इनका रिस्पांस ये नहीं है कि इन्होंने सारी की सारी मिसाइल्स अब तक यूज कर ली हैं, ऐसा नहीं किया इन्होंने ग्रेजुअली एस्केलेट किया और अब तक सिर्फ 500 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाई है, उस हिसाब से और जिस हिसाब से इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं कि ड्रोन
आता है $20,000 से $50,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा ड्रोन है वो वीडियो है, जरा निकालिएगा जी। हाँ वो साथ। और दूसरी चीज है कि जो मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय इजराइल, उसकी कीमत $3 से $4 मिलियन है। और ये जो मिसाइल्स हैं इनके पास, वो मिसाइल्स की कीमत है 3 से लेके $8 मिलियन, और सबसे सस्ती मिसाइल $1 लाख की भी है। अब इसे दो तीन खबरें, एक तो कल ये ऐसी खबर आई कि ईरान ने अपना सबसे प्रभावी हथियार, इनकी खुर्रम शहर मिसाइल है, वो भी आपको सर बताएंगे, वो इन्होंने पहली बार इस्तेमाल की है, हाइपरसोनिक मिसाइल, और शायद सबसे एडवांस मिसाइल है। सबसे एडवांस, इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी है और मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी भी है। और लोग तो यहां तक कहते हैं इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, मल्टीपल वॉरहेड्स की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एडवांस मिसाइल है, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स है और मैन्यूवर करती है। और अब क्या हो रहा है कि जो इजराइल के अंदर, और इसकी रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर, इजराइल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है, उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, खासकर एरो के। एरो तो ठीक है पहुंचा देगा अमेरिका, लेकिन क्या होगा जब आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे? वो तो कैपेबिलिटी सिर्फ इजराइल के पास है। और यही चीज है कि हम तो लड़ाई खींच सकते हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में मिसाइल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय प्रेशर इजराइल के ऊपर। एक ये वीडियो कल ईरान ने जारी किया है, जरा इसको दिखाइएगा। इन्होंने अपने एक नीचे सुरंगों में, बॉक्सेस में, क्रेट्स में ड्रोन्स जो रखे हुए हैं, इसे बाकायदा पीछे म्यूजिक लगा के अच्छा इफेक्ट देगा। सुनाइए जरा इसमें क्या आवाज दी है। ये ईरान का तरीका है दिखाने का कि हल्के में मत लो हमको। वो जनरल मोहसिन की बात, जनरल मोहसिन इज अ सीनियर मैन बाय द वे, आई एग्री टू दैट। बोलता है वॉर शुड गो ऑन। तो ईरान जो है वो यूएन को क्यों अपील कर रहा है ऑफिशियली कि भाई पीस होनी चाहिए, रोक दीजिए? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ। मुझे बताइए 40 कंट्रीज अंकारा में उनके साथ इस मीटिंग में वो क्यों अपील कर रहा है कि जी देयर शुड बी टॉक्स? यूरोपियन यूनियन से कल उसने फ्राइडे को जो बात करी है वो क्यों करी है? जिनेवा में गए कल, मैं जिनेवा की ही बात कर रहा हूँ। और अबव ऑल अब उसने इस वीक, कमिंग वीक में जो इनवाइट किया है कि भाई हम यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी बैठ के बात करेंगे कि किसी तरह इस लड़ाई को रोका है। क्यों भाई, आप तो स्ट्रांग हो ना। और एक बात बताइए, 30% आप बोल रहे हैं ना खर्चों के, कोई बात नहीं, आपने अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट के ऊपर स्ट्राइक करवा ली, अभी भी आप 30% के अंदर हो। आपने अपने 2 आर्मी चीफ मरवा दिए, आपकी कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल ठीक है। उससे बड़ी बात आ रहा हूं, 34 टॉप लीडर्स आपके, साइंटिस्ट ऑब्लिक मिलिट्री ऑब्लिक, वो मारे गए। दैट मीन्स अभी भी मैं बहुत स्ट्रांग हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें। ज्यादा बड़ी बात आप देखिए, ऑयल डंप आपके चले गए, एडी एसेट चले गए, लॉन्चर चले गए, मिसाइल साइट्स चली गई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा आपका चला गया। मैं तो 30% पे ही अटका हुआ हूं, मेरे को फिर भी मंजूर है। मुझे आप बताइए, ये जो 2 ड्रोन चीफ मारे गए हैं, अब आप ड्रोन वॉरफेयर ये जो आप दिखा रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कल सुबह यही वाला प्रोग्राम फिर से कर दीजिए, मैं लाकर दूंगा कि इंडिया के पास कितने ड्रोन्स हैं और क्या नहीं है, और मैं आपको साइट्स भी दिखाऊंगा, इससे ज्यादा इंप्रेसिव दिखाऊंगा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं इसमें कितनी दिख रही है? मतलब ये जनरल ब्लफ कर रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए, ये होता है और करना होता है। अपने कंट्री को कन्विंस करना है, वर्ल्ड को कन्विंस करना है, अपने एडवर्सरी को कन्विंस करना है कि मैं स्ट्रांग हूं। कोई डाउट क्या है? जी हाँ सर। ओके, ऐसा है सौरभ, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। यस, दिस आई एग्री। ठीक है ना। अभी ऐसा है, जो ईरान का साइज है, उसके रिसोर्सेज है, उसकी मैन पावर है, उसकी सिविलाइजेशन जो बैकग्राउंड है, वो कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। और उसने बोला है, वी विल नॉट कम अंडर एनफोर्स पीस एंड वी विल नॉट कम अंडर एनफोर्स वॉर। ये उनका स्टेटमेंट है आयतुल्लाह खमेनी का। और अभी जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? साइज़ बहुत छोटा है, उसके जितने एसेट्स हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया के अंदर हैं। ये एक पत्थर भी मारेगा तो उसकी किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके गिर जाएगा। अभी अगर आप वो बात करें और इसकी इंटरसेप्टर्स की बात करें, जितनी मिसाइल ईरान के पास में हैं और जितनी इन्होंने मार्च के बाद में रैंप अप किया था अपना प्रोडक्शन, उसके पास पहले आंकड़ा था 2,500-3 हज़ार के करीब का। मुझे अपना मेरा ये पर्सनल व्यू है, इन्होंने उसको बढ़ाया होगा जरूर। कल इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के पास ऑफिशियली 28,000 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स है। मैं भी बता दावा कर रहा है। अगर वो फैक्ट है तो इजराइल उसको काउंटर नहीं कर पाएगा, उसकी ज्यादा तबाही हो जाएगी, क्योंकि लैंड बॉर्डर तो कोई है नहीं, इनका डायरेक्ट अटैक तो हो नहीं सकता एक के ऊपर। ये क्या होगा? वॉर ऑफ अट्रिशन।
वॉर ऑफ अट्रिशन साइज की वजह से इजराइल का ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर तुरंत उन्होंने जो उनका एम था कि इनके न्यूक्लियर साइट को बर्बाद किया जाए, जितना जल्दी कर दे उसके बाद में सीज फायर। अरे इसको लेकर भी इनका बयान है इजराइल का। इजराइल की सेना के प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर एफी डेफ्रिन। इन्होंने दावा किया है कि ईरान के चुनिंदा परमाणु ठिकानों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इसके साथ ही उन ठिकानों को भी निशाना बना रहा है जो युद्ध लड़ने के लिए ईरान को ताकत देते हैं। אנחנו ביומו השביעי של המבצע, זה שבוע מאז שהתחלנו אותו. זה מבצע שנראה קרוב, אבל הוא רחוק. הוא 1,500 קילומטר מגבולות ישראל, עד 2,000 קילומטר. אנחנו מעמיקים את הפגיעה ונמשיך לפגוע בה. יש לנו עוד מטרות רבות לפגוע בהם. המבצע הזה נערכנו להמשכיות שלו. ככל שאנחנו מעמיקים את הפגיעה, אנחנו מאפשרים לעצמנו עוד מרווח ואפשור של המבצע לאורך זמן. נמשיך לפעול לאורך זמן. अच्छा, सारी लड़ाई हुई है शुरू न्यूक्लियर को लेकर के कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है। ईरान कह रहा है मेरा सारा सामान सुरक्षित है, हमने सब पहले ही शिफ्ट कर लिया था। इन्होंने नतांज पर बॉम्बिंग किया, नतांज में उसने नाम लेकर के कहा ईरान के जनरल ने वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी साइट है, जिसको हमने कल आपको प्रोग्राम में बताया था कि ट्रंप क्यों 2 हफ्ते ले रहे हैं, क्यों वो अभी वक्त लेना चाहते हैं जंग में कूदने से पहले, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी वायुसेना भी इस चीज जो आपकी स्क्रीन पर है फोर्डो की न्यूक्लियर साइट, यही है असली माल जो वेपन बनाने का ईरान के पास, सब इसके नीचे ही है। उनको भरोसा नहीं है कि उनके वो सबसे बड़े बॉम्ब से ये साइट जो है ये भी तबाह हो सकती है। इज नॉट श्योर, इसीलिए वो कह रहे हैं पहले आप मुझे कन्विंस कीजिए तभी मैं इस जंग के अंदर कूदूंगा। और ये एक लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है इसकी आप देख लें। ये इमेज डेट अच्छा हालांकि जनवरी की है, लेकिन अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है फोर्डो के ऊपर। ये तो बात कंफर्म है कि इजराइल ने भी अभी तक इस साइट पर हमला नहीं किया है। ये पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। इसकी सबसे क्लियर सैटेलाइट इमेज अभी तक की वो आई है। इसमें आपको साफ साफ जो है वो एंट्री टनल एंट्रेंसेस वो दिखाई देते हैं। एक और पिक्चर भी आई थी कुछ साल पहले तक, ये सारा बिल्डिंग्स जो है ये ओवरग्राउंड हुआ करती थी। ये इन्होंने उसको बाद में शिफ्ट किया है नीचे और ये अभी पूरी तरीके से अनडैमेज्ड दिखाई दे रहा है। देखिए, इजराइल को यूएस की जरूरत क्यों है? ये सिर्फ एक इसी सिचुएशन के लिए है क्योंकि इजराइल जानता है 100 मीटर नीचे अगर कुछ है और उसको मारने की, डिलीवर करने की काबिलियत अगर है तो सिर्फ यूएस के पास है। वो बम यूएस के पास है, वो जहाज यूएस के पास है, तभी तो वो ढूंढ रहा है एक साथी। लेकिन ये डेट इसकी 2013 लगती है, पुराना है। अरे 2013 मतलब इमेज के लिए हमने इसको यूज किया है सर। बिल्कुल ये बिल्कुल एक्यूरेट इमेज है। लेकिन इसमें यह कहना चाहूंगा मैं कि जो आप बात कर रहे थे ना कि जो इनके पास फोर्डो जो 300 फीट नीचे है, 5 टनल हैं, उसके अंदर ही टनल में ही उन्होंने एक ऐसा बंकर बनाया जिसमें सारा 27,000 सेंट्रीफ्यूग भी हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि जो B-2 बॉम्बर है उसमें उन्होंने मॉडिफाई किया कि 2 GBU-57 जो कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब है, जो कहते हैं कि 13,600 kg का है। हालांकि वो एक ही कैरी कर सकता है, उसका टोटल लोड 18 टन का है, लेकिन उन्होंने मॉडिफाई किया है कि उसको 2 ऐसे बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। अभी भी अमेरिका को श्योरिटी नहीं है कि वो बॉम्ब जो है, चाहे वो 2 छोड़ें, चाहे 4 छोड़ें, चाहे मल्टीपल जहाज के साथ छोड़ें, कि क्या वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब सर जो ब्रेव पोस्चरिंग ईरान के जनरल दिखा रहे थे, ये केवल अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए है या आपको लगता है ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? नहीं, ये 100% डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए है। और अभी जनरल साहब ये कह रहे थे नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी, उसमें मैं ऐड करता हूँ डोंट स्टॉप योर एनिमी अगर वो गलती कर रहा हो। ईरान इस समय गलती कर रहा है, उसको मत रोकिएगा, करने दीजिएगा। क्योंकि सर मेरा मानना है दुनिया भर में जो जूइश कम्युनिटी फैली हुई है, खासतौर से अमेरिका में, वो इजराइल को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। दिस इज़ देयर ओनली होमलैंड सर। कितने तो यहूदी बर्बाद कर दिए थे हिटलर ने, और तब इनको ये होमलैंड दिया गया। उसकी आर्ग्यूमेंट जितनी मर्जी है कि पहले मेरा था, पहले मेरे ताए का था, तेरे ताए का था, दैट डजंट मैटर। ये उनका होमलैंड है, बिब्लिकल होमलैंड है, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और फाइनेंशियल ताकत उनके पास बहुत है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर इजराइल को अबैंडन कर देता है तो वो मिडिल ईस्ट को खो बैठा है, क्योंकि उसका मेन चौकीदार मिडिल ईस्ट में, अगर वो चाहता है ऑयल रिसोर्सेज ये वो जो भी है, वो इजराइल है और कोई नहीं है। सऊदी के पास पैसा है, हथियार भी खरीद लिए, लेकिन मैन पावर नहीं है। जो इजराइल कर सकता है वो उस एरिया में और कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन क्या ये एक ऐसी लड़ाई है और ईरान क्या ऐसा मुल्क है जिसको आप एक झटके में घुटनों पर ला सकते हैं? नहीं, लेकिन उसको सॉरी गो अहेड सर।
ऐसा है कि ईरान कन्वेंशनली यू कैन नॉट डिफीट देम, लेकिन अगर इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, तो जो उसके बाद 90-100 जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो इस्तेमाल कर देगा। अगर तो दुनिया फिर तो में कहानी कोई बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, अगर कोई दुनिया में न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता है और गुर्दा रखता है, वो इजराइल है, और उसके लिए उसने बनाई इसी के लिए है वो। तो that is the story. न्यूक्लियर ऑप्शन किक्स इन व्हेन यू आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। जब आपको खत्म कर देंगे, आपका व्यक्तित्व एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तब अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा, देन यू एक्सरसाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन एंड डू इट इजराइल इफ यू हैव टू, बिकॉज आपके पास और जगह कौन सी है? छोटा सा तो आपका देश है, 1 करोड़ की आपकी आबादी है विद इन इजराइल, बाकी तो हर जगह फैले हुए हैं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सर्वाइव। नहीं वोरा सर, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इवैल्यूएट कर लीजिए। लेट अस से हमने जो छोटी सी लैंड है इजराइल की, उसमें से सारे यहूदी हटा दिए, आपको क्या लग रहा है ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? लड़ाई जमीन की नहीं है, लड़ाई ईरान के तरफ से यहूदी इस जमीन पर एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। So this is कहीं पर भी जाएं वो आएगा और आपके पीछे आएगा, आपके यहाँ टेररिज्म करेगा, आपको मारेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं इजराइल की मजबूरी है इस लैंड पे से खड़े होकर, अगर आप आज हट भी गए तो भी आपको बचाया। कल एक खबर ये भी थी जो अभी आपने कहा, मुझे याद आ गया कि अब ईरान जो है केवल इजराइल पर ही नहीं बल्कि और देशों में जहां कहीं ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहां पर भी हमले कर सकता है, करवा सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स प्रॉक्सीज के साथ। तो वो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, इजराइल के साथ वो प्रॉक्सी वॉर भी कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डेंजर रहेगा वहां पे, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं, वो लेबनान से आ सकते हैं, हमस के आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं इसमें सर कहना चाहता हूं कि यूरोप में जो जेनेवा में कल मीटिंग हुई है, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी और साथ में ईयू के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और क्या कहा ट्रंप ने, मैं ऐसी कोई मीटिंग पे अहमियत नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो जरूर देता है। और साथ में अगर ये पीस डील होगी, जो मुझे बहुत लग रहा है, बहुत अंदर से लग रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये पीस डील जरूर होगी। इस वजह से होगी क्योंकि इजराइल लास्ट नहीं कर पाएगा उसके बाद, और इजराइल को बचाने का एक तरीका है कि वो ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील अमेरिका कर। इजराइल को बचाने के लिए पीस डील होगी एब्सोल्युटली, न्यूक्लियर या ईरान मांगेगा? नहीं, इजराइल और ईरान ने तो दूसरे दिन से मांग रहा है, ईरान दूसरे दिन से कह रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी इतने डैमेज हो गया है इजराइल के अंदर। अभी अगर सपोज, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, सपोज 2000 मिसाइल्स वो एक्सपेंड करता है, सपोज, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं 5000, 10,000, 20,000, मैं कह रहा हूं 2000 करता है, तो सोचिए अगर 10 से 15% भी लगे तो कितने टारगेट्स हो गए? 200 टारगेट हो गए। क्या बचेगा इजराइल के अंदर? नहीं, लेकिन उसके बाद ईरान का क्या बचेगा? कुछ नहीं, रिटेलिएशन होगा, अटैक करेगा वो, कुछ नहीं बचेगा सर। ये अभी जो कर्नल, सॉरी, बड़ा है कर्नल साहब ने अभी जो ये मीटिंग हुई है इसमें, मीटिंग जो हुई है जिसके अंदर इनका फॉरेन मिनिस्टर गया था, फ्रांस, यूके एंड जर्मनी का, उसने बोला कि जब तक इजराइल हमला बंद ना करे और अपनी गलती ना माने कि उसने ये जंग शुरू करी और उसने बियॉन्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन राइट वायलेशन करी है, हम तब तक नहीं मानेंगे। नहीं, मैं तो ये जो बात ये कह रहे थे उसको आगे अगर बढ़ाऊं, मान लीजिए 1000 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर दे, पहले आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप ये कर सके। कहना चाहता हूं सिर्फ एक चीज सौरव जी, वो ये कि जो अमेरिकन ने एस्टिमेट किया है कि इजराइल के पास इस समय सिर्फ 12 दिन के मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, सिर्फ 12 दिन। सर आप कह रहे थे अगर ऐसा कुछ करेगा तो बचेगा नहीं। ये जो अभी कर्नल साहब कह रहे थे बिल्कुल सही है। ईरान की दुश्मनी इजराइल की टेरिटरी के साथ नहीं है, भले वो पैलेस्टाइन यहूदियों के साथ है। और फिर ये जो धमकियां दे रहे हैं कि जहां पर भी यहूदी कम्युनिटी होगी अटैक करेंगे, अमेरिका में तो बहुत बड़ी है, यूरोप में बहुत बड़ी। नेतन्याहू ने क्या कहा था यूएस कांग्रेस में जब वो भाषण दिया था कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ इजराइल के लिए नहीं लड़ रहे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम यूरोप के लिए लड़ रहे हैं, हम अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे वो सामग्री दो जिससे मैं ये जंग खत्म करूं। सो आई ट्रस्ट हिम, आई बिलीव हिम कि वो कह रहा है वी आर फाइटिंग नॉट जस्ट कि हम यहूदी जो है हम या इजराइल की तरह, हम तो उठ के चले जाएंगे लैटिन अमेरिका में, हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ईरान मानेगा नहीं। और किस लिए नहीं मानेगा? क्योंकि उसका भेजा फ्राई हो चुका है। यहूदीज हैव अ राइट टू एग्जिस्ट।